दोस्तों नमस्कार। मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों राजस्थान बोर्ड में जो पूर्व में किताबें चल रही थी, अब तो आपको पता है कि एनसीईआरटी का कोर्स जो है वो लागू किया जा रहा है इस बार से। तो पूर्व में जो बुक्स चल रही थी उनके नोट्स के आधार पर मैं आपको आज पढ़ाऊँगा। तो उसका एक टॉपिक हम ले रहे हैं क्योंकि हमें ये पता नहीं है दोस्तों कि जो हमारा एग्ज़ाम है रीट का वो उन किताबों से बनेगा या इन किताबों से बनेगा। तो हो सकता है मिक्सअप ये आ जाए। तो मेरी वो श्रृंखला भी चल रही है और ये भी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो एक एक चैप्टर जो है मैं आपको कंप्लीट यहाँ पर करवाता जाऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर। और सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, एक चैप्टर दिया हुआ है कक्षा 8 के अंदर। उसका नाम है आधुनिक काल में कला का विकास। आधुनिक काल में कला का विकास, ये एक चैप्टर दिया हुआ है। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम ये देखेंगे कि जो हमारी कला है, जैसे कि स्थापत्य कला है या फिर हमारी जो चित्रकला है, वो किस किस प्रकार उसका विकास हुआ, उसके बारे में ये जो चैप्टर है वो दिया हुआ है। और ये आपकी 8th क्लास की बुक जो है उसके अंदर ये चैप्टर दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं ये टॉपिक। दोस्तों, अगर हम औपनिवेशिक शासन की बात करें तो औपनिवेशिक शासन में अनेक प्रकार की जो कला है, रूप है, जैसे शैलियाँ हैं, सामग्री है, तकनीकी है, इनका विकास जो है उस समय हुआ। तो वहाँ पर जब हम ये देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्थापत्य कला की, स्थापत्य कला, तो स्थापत्य कला की जब हम बात करते हैं तो औपनिवेशिक काल में भारत में सार्वजनिक भवनों के निर्माण के लिए कुछ स्थापत्य जो कलाएं थी उनको काम में लिया गया। भवनों के निर्माण के लिए स्थापत्य कलाएं काम में ली गई। और इनके लिए जो जो स्थापत्य कला काम में ली गई वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। पहली जो स्थापत्य कला थी वो थी नवशास्त्रीय नवशास्त्रीय शैली। नवशास्त्रीय शैली, फिर है नव गॉथिक शैली, फिर है इंडो सौरसैनिक शैली, ये मुख्य शैलियाँ जो है वो काम में ली गई स्थापत्य कला के अंदर। अब हम पर्टिकुलर एक एक की बात कर लेते हैं कि आखिर ये नवशास्त्रीय शैली क्या है, नवगाथिक शैली क्या है, या फिर इंडो सौरसैनिक शैली क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नवशास्त्रीय शैली की। ये जो शैली थी दोस्तों, ये थी भवन निर्माण की शैली। भवन निर्माण की शैली। और इस शैली का जो अन्य नाम है, इसे दोस्तों नियो क्लासिक शैली भी कहा जाता है। नियो क्लासिकल शैली, ये भी एक इसका अन्य नाम है, नियो क्लासिकल शैली। तो ये भवन निर्माण की शैली है। और इस शैली का जो मूल रूप है वो प्राचीन रोम से ये निकला है। प्राचीन रोम मूल रूप, तो शैली का जो मूल रूप है वो प्राचीन रोम से ये निर्माण शैली निकली है। और इसे यूरोपियन पुनर्जागरण के दौरान काफ़ी लोकप्रिय किया गया था। तो लोकप्रियता कब हासिल हुई इसको? लोकप्रियता हासिल हुई यूरोपियन पुनर्जागरण में। तो यूरोपियन पुनर्जागरण के दौरान इसको लोकप्रियता हासिल हो गई। बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखागणितीय संरचनाओं का निर्माण इस शैली की विशेषता थी। तो शैली की विशेषता, इस शैली की क्या विशेषता थी दोस्तों? बड़े बड़े स्तंभों के पीछे, बड़े स्तंभों के पीछे रेखागणितीय
संरचनाओं का निर्माण। ये इस शैली की प्रमुख विशेषता थी। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ब्रिटिश राज्य के लिए इसे विशेष रूप से अनुकूल माना जाता था, क्योंकि देखिए शैली कहाँ से आई, प्राचीन रोम से आई। तो उस आधार पर जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसके लिए शैली अनुकूल मानी जाती थी, और अंग्रेजों को भी ये लगता था कि इस शैली में रोम की शाही भव्यता जो है वो दिखाई देती है। तो रोम की शाही भव्यता के कारण इस शैली को धीरे धीरे भारत में भी जो है जगह मिलने लगी, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के हम औपनिवेश थे, और औपनिवेशिक रूप में जब अंग्रेज आए थे तो उसे भारत के अंदर इन चीज़ों को उन्होंने धीरे धीरे समाहित कर दिया था। तो इसे भारत के शाही वैभव की अभिव्यक्ति के लिए भी प्रयोग किया जाता था। 1833 ईस्वी में इस स्थापत्य शैली से दोस्तों बम्बई के टाउन हॉल का निर्माण किया गया। भारत में जो बम्बई में टाउन हॉल है, बम्बई में टाउन हॉल है, उस टाउन हॉल का निर्माण जो है इसी शैली से किया गया है। और कब है? 1833 ईस्वी में। ये 1833 ईस्वी में जो हमारा बम्बई में टाउन हॉल का निर्माण है वो इसी शैली से किया गया है 1833 के अंदर। तो दोस्तों ये कुछ नवशास्त्रीय शैली की हमारे यहाँ पे विशेषताएं थी। सबसे पहले हमने बात की कि नवशास्त्रीय शैली जो है नियो क्लासिकल शैली है, इसका दूसरा नाम नियो क्लासिकल शैली भी है, अन्य नाम। और ये जो शैली है वो भवन निर्माण की शैली है। ये प्राचीन रोम से ली गई है, क्योंकि मूल रूप से ये शैली प्राचीन रोम के अंदर काम में ली जाती थी। और लोकप्रियता कब हासिल हुई इसको? यूरोपियन पुनर्जागरण के दौरान इसको लोकप्रियता हासिल हुई। विशेषता इसकी ये है कि बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखागणितीय जो संरचनाएं हैं उनका निर्माण करना ही इसकी विशेषता है। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में एक निर्माण है बम्बई में टाउन हॉल का 1833 में, वो इसी शैली का है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों नवगाथिक शैली की। नवगाथिक शैली, अब ये नवगाथिक शैली क्या है? देखिए ये भी भवन निर्माण से ही संबंधित है, भवन निर्माण से ही संबंधित है। और भवन निर्माण की इस शैली का जन्म उन इमारतों से जो मध्यकाल में उत्तरी यूरोप में बनाई गई थी, वहां से इसका जो जन्म है वो हुआ था। क्योंकि हम बात स्थापत्य कला की कर रहे हैं तो ये जितनी भी शैलियां हैं ये भवन निर्माण की है। तो इसका जन्म की अगर बात की जाए तो जन्म का कैसे हुआ इसका जन्म हुआ मध्यकाल में उत्तरी यूरोप में बनाई इमारतों से। तो मध्यकाल में जो उत्तरी यूरोप के अंदर जो इमारतें बनाई गई थी वहां से इसका जन्म जो है वो माना जाता है। और 19वीं शताब्दी में दोस्तों इस स्थापत्य शैली को जो मध्य था 19वीं शताब्दी का, इंग्लैंड में पुनः इसको अपनाया गया था। 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड में पुनः अपनाया गया। ये इंग्लैंड में इसको पुनः अपनाया गया। और इस शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी? इस शैली की अगर प्रमुख विशेषता की बात की जाए तो दोस्तों इस शैली के अंदर ऊंची उठे हुए छतें थी, नौकादार मेहराब थे, बारीक साज सज्जा थी, ये इसकी विशेषता थी। जहाँ पे हमने नवशास्त्रीय शैली के अंदर विशेषता देखी थी कि बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखागणितीय संरचनाओं का निर्माण किया गया था, वहीं पे नव गौतिक शैली के अंदर ऊंची उठे छतें, नोकदार मेहराब और बारीक साज सज्जा इसकी प्रमुख विशेषता थी।
यहाँ पे अगर हम भारत की बात करें कि भारत में इसका क्या क्या निर्माण हुआ, तो भारत में बम्बई सचिवालय, बम्बई में सचिवालय इसी शैली का है। इसके अलावा बम्बई विश्वविद्यालय, वो भी इसी शैली का है। इसके अलावा उच्च न्यायालय की जो इमारत है, वो भी इसी शैली में बनाई गई है। और अगर हम बात करें सबसे अच्छे उदाहरण की, इस शैली के सबसे अच्छे उदाहरण की, शैली का सबसे अच्छा उदाहरण, तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों, ये विक्टोरिया टर्मिनल है। विक्टोरिया टर्मिनल, ये विक्टोरिया टर्मिनल जो है वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जो ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन है। क्या है? विक्टोरिया टर्मिनल ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन व मुख्यालय, स्टेशन व मुख्यालय ये हुआ करता था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि नवगोथिक शैली की क्या विशेषताएं हैं। नवगोथिक शैली की विशेषताएं हमने देखी, भवन निर्माण, जन्म इसका हुआ मध्यकाल में उत्तरी यूरोप में बनाई इमारतों से इसका जन्म माना जाता है। फिर 19वीं शताब्दी के अंदर मध्य इंग्लैंड में इसे पुनः अपना लिया गया। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो ऊंची उठी छतें, नोकदार मेहराब, बारीक साज सज्जा, ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। और अगर भारत में बात की जाए तो भारत में बम्बई में सचिवालय, बम्बई में विश्वविद्यालय, उच्च न्यायालय की इमारतें, ये सब इसी से बनाई गई है। शैली के अगर सबसे अच्छे उदाहरण की बात की जाए तो दोस्तों ये है ग्रेट इंडियन पेनिस्क्यूलर रेलवे कंपनी का स्टेशन में मुख्यालय विक्टोरिया टर्मिनल, इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो माना जाता है दोस्तों। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडो सौरसैनिक शैली की। इंडो सौरसैनिक शैली, तो ये इंडो सौरसैनिक शैली क्या है, इसकी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। इसका प्रारंभ हुआ था 20वीं शताब्दी में, प्रारंभ 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। ये एक मिश्रित स्थापत्य कला है, मिश्रित स्थापत्य शैली। और इसका जो विकास हुआ, मिश्रित है तो मिश्रित का मतलब क्या हुआ कि ये भारतीय, देखिए नाम क्या है इसका, इंडो सौरसैनिक। इंडो में जो इंडो है वो भारतीय एवं ईरानी शैलियों का मिश्रण था। ये शैलियों का मिश्रण, तो इस शैली को इंडो सौरसैनिक शैली के नाम से जाना गया, जो कि भारतीय और ईरानी शैलियों का मिश्रण था। तो इंडो जो शब्द है यहाँ पर दोस्तों, वो इंडो शब्द काम में लिया गया है हिंद के लिए। हिंद का संक्षिप्त रूप था। नाम क्या है इसका, देखिए इंडो सौरसैनिक। तो ये जो इंडो शब्द है वो तो है हिंद के लिए, और जो शब्द सरसेन है, सरसेन, ये जो शब्द है सरसेन, ये यूरोप के मुसलमानों को संबोधित करने के लिए उपयोग लिया जाता है। यूरोप के मुसलमानों को संबोधित करने के लिए। तो इस स्थापत्य शैली का यहाँ पर विकास धीरे धीरे होता गया, दोनों शैलियों का मिक्सअप यहाँ पे चलता गया, और इस स्थापत्य शैली पर यहाँ की कई जो मध्यकालीन इमारतें हैं उसके अंदर ये चीज़ें झलकती है। यहाँ पे जो गुंबद, इनकी छतरियाँ, इनके मेहराब,
ये सब जो हैं ये इसी इंडो सॉर्सेनिक शैली का उदाहरण है दोस्तों। तो अब हम यहाँ पर अगर देखें तो जो तीन शैलियाँ हमने देखी, नवशास्त्रीय शैली, नवगौतिक शैली, इंडो सौरसैनिक शैली, ये स्थापत्य कला के अंदर एक महत्वपूर्ण क्रांति लेकर आई। दोस्तों, सार्वजनिक वास्तुशिल्प में भारतीय भवन निर्माण शैलियों का समावेश करके अंग्रेज ये चीज़ दर्शाना चाहते थे कि वह यहाँ पर जो वैध और स्वाभाविक उनका शासन है वो यहाँ पर करना चाहते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों को अपनाकर उन्होंने ये लोगों के अंदर विश्वास दिलाने का प्रयास किया। 1911 में ब्रिटेन के जो राजा थे जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी, उनका स्वागत भारत में किया गया। और भारत में स्वागत के लिए कहाँ पर यह स्वागत किया गया? गेटवे ऑफ इंडिया, इसका निर्माण किया गया दोस्तों। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करके और ये स्वागत किया गया। और ये जो निर्माण था ये परंपरागत गुजराती जो शैली थी उस शैली में किया गया। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु ये भी है इसकी। तो दोस्तों, 1911 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम एवं उनकी पत्नी मेरी का स्वागत, इसके लिए किसका निर्माण किया गया? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। और ये गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली में है? शैली है इसकी गुजराती। तो गुजराती शैली के अंदर ये गेटवे ऑफ इंडिया है, उसका निर्माण किया गया। तो दोस्तों, हमारे यहाँ की जो इमारतें हैं, स्थापत्य शैलियाँ हैं, वो धीरे धीरे तात्कालिक शासन के अंदर, संस्कृति के अंदर उस परिवर्तन को जो उन लोगों के आने के बाद या अंग्रेजों के आने के बाद या औपनिवेशिक काल के अंदर जो जो शैलियाँ आई, उनके आधार पर उनकी संस्कृति का, उनके शासन का प्रत्यक्ष रूप से वर्णन करता है। क्योंकि हम देख रहे हैं ये चीज़ें कि किस प्रकार परिवर्तन होता गया और इनके माध्यम से उस समय की जो सौंदर्यात्मक पक्ष हैं, समाहित की गई जो विविधताएं हैं, उनका ये वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार स्थापत्य कला के अंदर तीन तरह की जो शैलियाँ थी प्रमुख रूप से ये लाई गई: नवशास्त्रीय शैली, नवघातिक शैली और इंडो सौरसैनिक शैली। अब हम बात करते हैं दोस्तों चित्रकला की, कि चित्रकला के अंदर क्या कुछ रहा। चित्रकला, दोस्तों ये मैं आपको वही चीज़ें करवा रहा हूँ यहाँ पर जो कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं करा रहा, क्योंकि उन्हें हम एक बार देख लें, क्योंकि जो हमारा पेपर है वो 6 से 8 लेवल का रहता है। तो उन्हीं चीज़ों को मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, उन्हीं चीज़ों को ले रहा हूँ यहाँ पर। और अगर आप पिछला पेपर उठा के देखेंगे तो लगभग जो 60 प्रश्न का SST का पोर्शन था, उसके अंदर आपको 50 क्वेश्चन जो है ऐसे के ऐसे उठाकर 8th की, 6th की, 7th की बुकों में से मिल जाएंगे आपको। इसलिए उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों चित्रकला की। चित्रकला 18वीं सदी में यूरोप में दोस्तों बहुत सारे जो कलाकार थे वो अपने अंग्रेज व्यापारियों, शासकों के साथ भारत आने लगे थे, क्योंकि उनके साथ साथ वो भी भारत में अपना पांव पसार रहे थे। और ये जो कलाकार थे ये चित्रकारी की नई शैलियाँ और नई परंपरा भी अपने साथ लाए थे, क्योंकि यहाँ के जो चित्रकार थे ही सब में अलग, लेकिन वहाँ के जो चित्रकार थे वो भी अपनी अपनी शैलियों को यहाँ पर लेके आए। और उन्होंने, जो यूरोपीय कलाकार थे, उन्होंने अपने साथ यथार्थवाद के जो विचार थे वो साथ लेकर आए। ये विचार इस मान्यता पर आधारित था कि कलाकारों को अपनी आँखों से चीज़ों को गौर से देखना चाहिए और उन्हें यथावत चित्रित करना चाहिए। तो किस चीज़ पे विश्वास रखते थे ये जो यूरोपीय कलाकार थे? यूरोपीय कलाकार ये यथार्थवाद में विश्वास करते थे, यथार्थवाद में।
और यथार्थवाद क्या है? यथार्थवाद है जो आंखों से देखा जाए, आंखों से चीजों को देखना और उनको चित्रित करना, ये यथार्थवाद कहलाता है। कि हम पहले उन चीज़ों को देखें गौर से, और गौर से देखने के बाद उनको यथावत बना दें, वो जो है यथार्थवाद कहलाता है। यानी कलाकार जो बनाएंगे वह असली और जीवंत दिखना चाहिए, तभी वह कला मानी जाएगी। तो यूरोपीय जो कलाकार थे वो तेल चित्रों की तकनीक भी अपने साथ लाए। एक और तकनीक कौन सी लाए? तेल चित्र तकनीक। देखिए दोस्तों, प्रश्न यहाँ से कैसे बन रहे हैं आप ये देखिए। यूरोपीय कलाकार अपने साथ कौन सी तकनीक भारत लाए? तो निम्न में से बताइए कि यूरोपीय कलाकार अपने साथ कौन सी तकनीक भारत लाए? तो तेल चित्र तकनीक भारत लाए। यूरोपीय कलाकार किस प्रकार के विचारों के आधार पर भारत आए थे? तो यथार्थवादी विचारों के आधार पर भारत आए थे। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। और औपनिवेशिक काल के अंदर दोस्तों, ये जो यूरोपीय शैली है और जो भारतीय शैली है, इस प्रकार की शैलियों का एक संकर जो बीज है वो उत्पन्न हुआ, यानी संकर शैली उत्पन्न विकसित हुई, जिसमें क्या था? राजपूत, मुगल और जो अन्य भारतीय शैलियों की चित्रकलाएं थी उनको यूरोपीय तत्वों से संयुक्त कर दिया गया था। संकर शैली, संकर शैली। तो इस शैली में क्या हुआ? इस शैली में यूरोपीय तत्व प्लस राजपूत, मुगल और अन्य भारतीय शैलियां इसमें थी। तो इनका संयुक्त रूप ही क्या कहलाता है? संकर शैली कहलाता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों राजा रवि वर्मा की कला की। राजा रवि वर्मा की कला, राजा रवि वर्मा की कला। दोस्तों, राजा रवि वर्मा कौन थे? राजा रवि वर्मा भारतीय जो कला थी, उस भारतीय कला में, भारतीय चित्रकारों में महान चित्रकारों में आते हैं। ये भारतीय चित्रकार थे। तो भारतीय चित्रकारों में महान चित्रकार के रूप में राजा रवि वर्मा को जाना जाता है। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली विकसित करने में योगदान दिया। दोस्तों, ये जो रवि वर्मा थे, ये रवि वर्मा संबंध रखते थे त्रावणकोर राज परिवार से। त्रावणकोर राजवंश के परिवार से ये संबंध रखते थे। और ये त्रावणकोर कहाँ? केरल। और इसीलिए दोस्तों इनको राजा कहकर संबोधित किया जाता था। तो उन्होंने तेल चित्रकारी और यथार्थपरक जीवन अध्ययन की जो पश्चिमी कला थी उन पर उनको महारत हासिल थी। महारत या विशेषज्ञता किसमें हासिल थी? ये महारत या विशेषज्ञता हासिल थी दोस्तों इनको तेल चित्रकारी में, तेल चित्रकारी में। और जो यथार्थपरक जीवन अध्ययन की पश्चिमी कला थी, पश्चिमी कला, यथार्थपरक जीवन। तो यथार्थपरक जीवन की जो पश्चिमी कला थी उसके अंदर इनको महारत हासिल थी। और इन्होंने कई भारतीय पुराणों के चित्र भी बनाए। राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया एक प्रसिद्ध जो चित्र है वो है कृष्ण संधान। ये इनका एक प्रसिद्ध चित्र है, इनके द्वारा जो बनाया गया कृष्ण संधान। और रामायण महाभारत जो महाकाव्य है उन पर आधारित चित्रकलाओं के लिए भी इनकी राष्ट्रव्यापी जो पहचान है वो बनी हुई है। इन्होंने जो उत्कृष्ट कला कौशल और जीवन चित्रकलाओं का ये जो संपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तुत किया, इसके कारण इन्हें पूर्व का राफेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? इनको कहा जाता है पूर्व का राफेल।
ये इनका एक नाम इनको दिया गया पूर्व का राफेल, और ये दिया गया इनको उत्कृष्ट कला कौशल और जीवन चित्रकारी के लिए। ये इनको महत्वपूर्ण जो है एक यूं कहें उपाधि दे दी गई, उत्कृष्ट कला के क्षेत्र में कार्य करने के लिए और जीवन चित्रकला के लिए पूर्व का राफेल भी इनको कहा गया। तो देखिए प्रश्न सीधे सीधे बन रहे हैं दोस्तों यहाँ से। राजा रवि वर्मा, तो राजा रवि वर्मा भारतीय चित्रकार थे। किस राजवंश परिवार से संबंधित थे? त्रावणकोर राज परिवार से संबंधित थे। त्रावणकोर राज परिवार कहाँ से संबंध रखता है? केरल से संबंध रखता है। राजा रवि वर्मा की महारत किस में थी या विशेषज्ञता किस में थी? तो तेल चित्रकारी में थी। और यथार्थपरक जीवन जो पश्चिमी कला का था उसको व्यक्त करने में थी। इनके राजा रवि वर्मा के प्रसिद्ध चित्र का नाम क्या है? कृष्ण संधान। और राजा रवि वर्मा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो पूर्व का राफेल जो है वो भी राजा रवि वर्मा को कहा जाता है। और राजा रवि वर्मा को पूर्व का राफेल क्यों कहा जाता है? तो राजा रवि वर्मा को पूर्व का राफेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने उत्कृष्ट कला कौशल और जीवन चित्रकला के लिए विशेष रूप से कार्य किया, इसलिए इनको कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों बंगाल की कला शैली की। बंगाल की कला शैली। बंगाल की कला शैली दोस्तों, बंगाल जो है, बंगाल में राष्ट्रवादी कलाकारों का एक समूह था। और ये राष्ट्रवादी जो कलाकारों का समूह था वो अविंद्रनाथ टैगोर के साथ दिखने लगा। तो इस समूह के जो कलाकार थे उनका मानना था कि पेंटिंग की असली भारतीय शैली गैर पश्चिमी कला परंपराओं पर आधारित होनी चाहिए और इसे पूरी दुनिया में आध्यात्मिकता तत्व को पकड़ना चाहिए, यानी आध्यात्मिकता पर आधारित ये होनी चाहिए। जो भारतीय शैली वो गैर पश्चिमी कला शैली पे आधारित होनी चाहिए और पूरी दुनिया में आध्यात्मिकता को फैलाव करने वाली होनी चाहिए। तो इस तरह उन्होंने तेल चित्रकारी और यथार्थपरक शैली से दूरी बना ली और लघु चित्रों की जो मध्यकालीन भारतीय परंपरा थी उन चित्र कलाओं से इन्होंने प्रेरणा ली। अजंता की गुफाओं में जो चित्र बने हुए थे उनसे प्रेरणा ली और उस आधार पर उन्होंने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जो अविंद्रनाथ टैगोर थे वो आध्यात्मिक व्यक्ति थे और यह जो तथ्य थे तो धीरे धीरे उनकी जो चित्रकला थी उस चित्रकला में ये चीज़ें प्रदर्शित होने लगी और उनके धीरे धीरे आगे चलकर कई शिष्य बने जो बंगाल शैली को आगे बढ़ाने लगे। तो यहाँ के जो प्रमुख व्यक्ति थे बंगाल कला शैली के, वो प्रमुख व्यक्ति थे अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है, अविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। और ये किस पर आधारित थे? इन्होंने ये कहा कि सब भारतीय शैली जो चित्रकला है वो भारतीय शैली गैर पश्चिमी कला परंपराओं पर आधारित होनी चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा कि आध्यात्मिकता उसमें होनी चाहिए। आध्यात्मिकता का तत्व उसमें मौजूद होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने तेल चित्र और यथार्थ परक शैली से क्या बना ली? दूरी बना ली। और ये किस में आ गए? इन्होंने शुरू कर दिया लघु चित्रों की मध्यकालीन भारतीय परंपरा
अजंता की गुफाओं से बने चित्रों के आधार पर। तो इनको शुरुआत किस प्रकार की? इन्होंने लघु चित्रों की मध्यकालीन भारतीय परंपरा और अजंता की गुफाओं में जो चित्र बने हुए हैं उनके आधार पर इन्होंने चित्रकारी जो है वो प्रारंभ कर दी और धीरे धीरे इन्होंने तेल चित्रकारी और यथापरक जो शैली थी उससे बिल्कुल दूरी बना ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों भारत में चित्रकारी की। फिर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों, ये केवल हमारा कक्षा 8 से जुड़े हुए जो पाठ हैं उन्हीं से हम ये मैटर निकाल रहे हैं, प्रश्न निकाल रहे हैं यहाँ पर। और ये प्रश्न जो हैं हमें एग्ज़ाम में बिल्कुल मिल सकते हैं, आप इसमें कतिपय दोहराए ना करें। तो इसीलिए इन चीज़ों को ध्यान से देखते जाइएगा। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मधुबनी चित्रकला की। भारत में चित्रकारी, और ये कौन सी है? लोक चित्रकारी है। तो सबसे पहले मधुबनी चित्रकला क्या है ये दोस्तों? मधुबनी चित्रकला दोस्तों परंपरागत रूप से मधुबनी, ये मधुबनी क्या है? मधुबन शहर है। तो मधुबनी शहर के आसपास जो ग्रामीण महिलाएं थीं उनके द्वारा चित्रकारी की जाती थी। और इस चित्रकारी को क्या कहा जाता है? मिथिला चित्रकारी भी कहा जाता है। मिथिला चित्रकारी भी इसको कहा जाता है। ये जो कला है, इस कला ने पौल में तराई के निकटवर्ती जो क्षेत्र में विस्तार था वहाँ पर ये कला जो थी वो चित्रकलाओं की विषय वस्तु के समान थी और सामान्य रूप से हिंदुओं के जो धार्मिक रूपांकन थे जैसे कि कृष्ण, राम या दुर्गा, लक्ष्मी, शिव, इनसे ये प्रेरित थी। तो इसको मिथिला चित्रकारी भी कहा जाता है। मधुबनी चित्रकला को मिथिला चित्रकारी भी कहा जाता है। और ये जो है दोस्तों कहाँ पर विकसित हुई? पाल में तराई के निकटवर्ती क्षेत्रों में। और किससे प्रेरित थी? प्रेरणा थी हिंदू धार्मिक रूपांकनों से, जैसे राम, कृष्ण, दुर्गा, लक्ष्मी आदि, इनसे ये प्रभावित थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम पटचित्र की। पटचित्र दोस्तों, पटचित्र क्या था? तो ये पटचित्र उड़ीसा की पारंपरिक जो चित्रकारी थी, उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकारी, ये पारंपरिक चित्रकारी जो है वो पट चित्रकारी कहा जाता था। और ये जो नाम है इसको पट चित्रकारी, ये संस्कृत शब्द है पट्ट, उसके आधार पर ये लिया गया है। ये पट्ट क्या है? पट्ट है संस्कृत शब्द। और इस शब्द का अर्थ क्या होता है? इस शब्द का जो ये बना हुआ है, ये बना हुआ है कैनवास या कपड़ा और चित्र, इससे बना हुआ है। तो ये जो चित्रकला है ये शास्त्रीय और लोक तत्वों के मिश्रण को प्रदर्शित करती है। शास्त्रीय व लोक तत्वों का मिश्रण, इसको ये प्रदर्शित करती है। और यह चित्रकला जो है धीरे धीरे इसका जो झुकाव है वो लोक तत्वों के प्रति इसका हो गया। तो ये झुकाव इसका लोक तत्वों के प्रति हो गया। तो ये हमने बात की। तो पटचित्र देखिए, पटचित्र कहाँ पर, किसकी प्रारंभिक चित्रकारी, ये प्रश्न बन सकता है। या उड़ीसा की प्रारंभिक चित्रकारी क्या है? तो उड़ीसा की पारंपरिक जो चित्रकारी है दोस्तों वो है पटचित्र। इसके अलावा
अगर हम बात करें तो मिथिला चित्रकारी किसको कहा जाता है, मधुबनी चित्रकारी को भी मिथिला चित्रकारी कहा जाता है। ऐसे जो प्रश्न हैं वो हमें यहाँ से मिल सकते हैं। तो हमने बात की यहाँ पर जो भारतीय आधुनिक जो काल है, उस आधुनिक काल में कला का जो विकास है वो किस प्रकार हुआ। तो ये एक चैप्टर दोस्तों हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, और जितनी भी बातें मैंने आपको इसमें लिखाई है उनसे आप मानकर चलिए, अगर इस चैप्टर में से कोई प्रश्न आता है तो वो आपका 1 इंच भी इधर उधर नहीं जाएगा। तो इसको आप कंप्लीट देखें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।